नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये क्विज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही क्विज़ लाते रहें। दोस्तों, हम शुरू करते हैं और शुरू इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी क्लियर होते चलें और उससे रिलेटेड जो और भी कोई क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर लगाते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? इसका उत्तर आप लोगों को मुझे लगता है कि पता होगा। किस वर्ष में आया दोस्तों? वास्को डिगामा कालीकट में 1498 एडी में आया था। इसी से एक और प्रश्न कई बार आता है कि किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट में? तो कालीकट में दोस्तों इनका स्वागत किया था जामोरिन ने। उस समय जो वहाँ पे राजा था उसका नाम था जामोरिन। जामोरिन ने इनका स्वागत किया था, ठीक है। और पुर्तगाली सबसे पहले थे जो भारत में आए। अगर पूछा जाए कौन सी विदेशी शक्ति थी जो भारत में सबसे पहले आई, तो वो पुर्तगाली थे जो सबसे पहले भारत में आए। व्यापार करने के लिए आए थे, आपको पता होगा। दूसरा प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो पुर्तगालियों द्वारा जो बंगाल में स्थापित की गई फैक्ट्री थी दोस्तों वो हुगली थी, ठीक है, हुगली। और चिनसुरा जो थी वो डचों की फैक्ट्री थी और श्रीरामपुर जो थी वो डेनिशों की फैक्ट्री थी। तो ये तीन आप लोगों को नाम दिखाई पड़ रहे हैं कि इतने लोग विदेशी इसका मतलब आए थे। हुगली तो पुर्तगालियों की थी, चिनसुरा डच की फैक्ट्री थी, श्रीरामपुर डेनिश की थी। अब कई बार प्रश्न में ये आता है कि जो इतने विदेशी आपके भारत में आए उनका आने का क्रम क्या था। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आए थे वो पुर्तगाली थे, पी से मैंने लिख दिया। उसके बाद डच आए थे और उसके बाद इंग्लिशमैन यानी कि आपके अंग्रेज ब्रिटिशर्स। उसके बाद आपके आए थे डेनिश और सबसे आखिरी में जो आए थे दोस्तों वो थे फ्रांसीसी, एफ, ठीक है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद आपके अंग्रेजी लोग इंग्लिशमैन, फिर डेनिश और फिर आपके फ्रांसीसी आए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? अलबुकर्क था। तीसरे का आपका बी हो जाएगा। क्यों बोलते थे इसको वास्तविक संस्थापक? क्योंकि 1510 ईस्वी में इसने क्या किया था? बीजापुर के आदिल शाह से, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। आदिल शाह से क्या किया? बीजापुर में गोवा छीन लिया। और गोवा राज जब इन्होंने जीत लिया, क्योंकि इसके पहले पुर्तगाली क्या करते थे? सिर्फ व्यापार का काम करते थे, आते थे अपना सामान लेकर वापस चले आते थे। जब ये अल्बुकर्क आया तो उसने क्या किया? 1510 में बीजापुर के जो राजा थे आदिल शाह, उनसे गोवा छीन लिया। इसे ही वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुर्तगाली शक्ति का, ठीक। तीसरे का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चौथा क्या है आपका? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वो था अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा इसका नाम था। और इसकी पॉलिसी बहुत फेमस है, उसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन था कलकत्ता का संस्थापक? 5 का आपका बी है। जॉब चार्नॉक जो थे वो कलकत्ता का संस्थापक था, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आता, सीधे सीधे आप आंसर जानिए। आगे देख लेते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने पूछा है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में बादशाह था अकबर। और जब वो लोग यहाँ पर आए तब कौन था बादशाह? तब जहांगीर था, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि सबसे पहले जो यहाँ पे आया था वो कौन था? वो था विलियम हॉकिंस, जो भारत में आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। कई बार ये पूछा जाता है। और वो आया था किसके दरबार में? वो आया था जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और उसके बाद उसने आगे परमिशन मांगी लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया। ये पूछा जाता है कि जो विलियम हॉकिंस आया था उस किस शिप से आया था, उस शिप का नाम क्या है? तो जिस शिप से दोस्तों आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था उस शिप का? हेक्टर, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये होता है, पूछा था कि विलियम हॉकिंस के बाद कौन आया? तो विलियम हॉकिंस के बाद दोस्तों आए थे थॉमस रो।
और वो जब इस बार आए थे तो वो ढेर सारा गिफ्ट लेकर आए थे जहांगीर के लिए, जिससे कि जहांगीर प्रसन्न हो जाए, उनको व्यापार करने की अनुमति दे दें। और यही हुआ, ढेर सारे गिफ्ट पाकर जहांगीर खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, उसको थॉमस रो को परमिशन दे दी व्यापार करने की। तो दूसरे कौन आए, थॉमस रो आए, ये भी जहांगीर के टाइम पे आए। ठीक है, तो अच्छे समझ लीजिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रही थी तो भारत में बादशाह अकबर था, और जब पूछा जाए कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तब कौन था बादशाह, तो उस समय जहांगीर था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कहाँ स्थापित की थी दोस्तों, सूरत में। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों की जो रानी थी, राजकुमारी थी कैथरीन, उनसे शादी हुई थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने क्या किया, दहेज के रूप में, समझ लीजिए एक तरह से गिफ्ट के रूप में, पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को ये दे दिया बम्बई। ठीक है, तो बम्बई कहाँ से मिला उनको, पुर्तगालियों से मिला। आगे देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, कर्नाटक युद्ध यानी कि कार्नेटिक वॉर्स किन के बीच में लड़ी गई, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में। और ये एक नहीं हुई थी, 3 हुई थी। पहली जो कार्नेटिक वॉर हुई थी उसका सन था दोस्तों 1746 से 48। दूसरा जो था उसका सन था 1749 से 54। और आखिरी जो थी आपकी, जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि फ्रांसीसियों को चले जाना चाहिए और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रहना चाहिए, वो आपकी सबसे आखिरी जो लड़ाई थी कार्नेटिक वॉर्स की, वो 1756 से 63 तक चली थी। ठीक है, पहले वाले में जो संधि थी उसे बोलते हैं एक्स ला सेपल, दूसरे वाले में पौंडीचेरी या पुडुचेरी की संधि हुई, और तीसरे वाले में पेरिस की संधि हुई, और पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर्स किन के मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, कौन सा था दोस्तों, बिहार। कौन सा था, बिहार, 10 का बी। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव द्वारा पलासी के युद्ध में परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो जाकर क्या किया था, उसने लॉर्ड क्लाइव से मिल लिया था, और उसकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे। तो 11 का क्या है दोस्तों, 11 का आपका बी है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, 12 का आपका क्या हो जाएगा, सी। आगे देख लीजिए। 13 प्रश्न, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। दोस्तों मैं जितने प्रश्न करा रही हूँ ना, ये सब किसी ना किसी परीक्षाओं में और आपके यूपीट्रिपलएससी की परीक्षाओं में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न आ चुके हैं और हमेशा ही आते हैं, फिर आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। आगे देखते 14 प्रश्न, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, इसका क्या है, सी। 1764 में लड़ा गया था। पूछा जाए बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आप बताएंगे, एक थे मीर कासिम, ठीक, और कौन थे, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, ठीक, और थे कौन दोस्तों, और थे शाह आलम सेकंड। ये 3 लोग थे एक तरफ, और किसके अगेंस्ट थे ये लोग, ये लोग थे हेक्टर मुनरो के साथ। इनकी लड़ाई किसके साथ थी, हेक्टर मुनरो के साथ। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से बता दे रही हूँ। बक्सर का जो लड़ा गया है दोस्तों, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड के साथ, किसके अगेंस्ट, हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जीत हुई थी अंग्रेजों की ही, और उसी के बाद वास्तविक इन्होंने संस्थापक सिद्ध कर लिया था अपने आप को कि हम यही सबसे शक्तिशाली हम ही लोग हैं यहाँ पर। तो 14 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 देखिए, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो कौन था अंतिम राजा दोस्तों, दलीप सिंह। 15 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 16, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। एक और चीज़ें देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जान जाइए। टीपू सुल्तान ने, आपको पता है आजकल भारत की एम्बेसीज़ होती हैं हर जगह विदेशों में, तो क्या बोलते हैं, दूतावास बोलते हैं। जहाँ पे आप जाते हैं विदेशी किसी भी देश में आप जाएंगे तो वहाँ पे दूतावास होता है, इंडियन एम्बेसी बोलते हैं। तो वैसे ही सेम उसी पद्धति पे टीपू सुल्तान ने भी दूतावास खोले हुए थे दूसरे देशों में। ठीक है, तो ये कई बार ये भी प्रश्न आता है कि किस राजा ने उस ज़माने में भी दूतावास किसने खुलवाए थे, तो टीपू सुल्तान ने। ठीक है, आगे देखिए 17, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पर निर्माण करवाया दोस्तों, सरधना में,
सी। ठीक है, ये मेरठ में है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सधना जो है ये मेरठ में चर्च है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 18 प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स से। इसमें क्या होता था, इसे रिंग फेंसिंग बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिंग फेंसिंग। इसमें क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, जो उनका एरिया था उसके लिए क्या किया, जो उनके पड़ोसी जितने भी राज्य थे उनको समझा दिया कि भाई आपकी हम सुरक्षा करेंगे, आपको हम दूसरे राज्यों से बचाएंगे, आपको बदले में हमें पैसा देना होगा, हमारे सारे सिपाही आपके पास होंगे, हमारे सारे हथियार भी आपको दिए जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनसे पैसा लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने, जो पड़ोसी राज्य थे, उन्होंने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इनको पैसे देना शुरू कर दिया। और ऑटोमेटिकली जब ये एरिया सेफ हो जाएगा तो इनका एरिया तो सुरक्षित रहना ही था। तो यही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। रिंग फेंसिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस पे चलाया गया दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए 20, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। 20 का आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 प्रश्न, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को दोस्तों 21 का बी है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा आपका। ठीक, सहायक संधि किसने क्रियान्वित की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे देखिए 22 प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? पहला शासक था हैदराबाद का निज़ाम। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम जो था वो पहला था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। बाद में तो कई लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने इसको स्वीकार किया था। 23 प्रश्न, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो किसने लगाई दोस्तों? विलियम बेंटिक ने। क्या आंसर है? 23 का आपका सी है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। और इनके साथ साथ सती प्रथा में अगर आप बात करेंगे तो एक और नाम आता है, वो किसका आता है? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन रॉय जो थे दोस्तों, इन्होंने भी सती प्रथा के लिए बहुत कुछ किया। इनके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ये सब पता होगा आपको, आत्मीय सभा की स्थापना हुई, कि राजा राम मोहन रॉय को राजा उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये सब और तैयार कराते चल रही हूँ, जिससे कि आपका 40 हो रहा हो तो 80 क्वेश्चन हो जाता है यार। ठीक, प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी है आपको ये प्रैक्टिस सेट, तो फिर मैं इसी तर्ज पे और कराऊंगी। और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो बताइएगा, फिर मैं उसको करके तब इम्प्लीमेंट करूँगी। अगला प्रश्न 24 प्रश्न, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कौन था दोस्तों ठगों के संबंध में? 24 का आपका बी है, कैप्टन स्लीमैन। आपको पता है कि जब अंग्रेज आए थे उस समय अपने देश में बहुत कुरीतियाँ व्याप्त थी, ठग वगैरह बहुत ज़्यादा, रात में कोई चलता था उनको लूट लेते थे। तो दमन किसने किया? कैप्टन स्लीमैन ने किया। 24 का बी। आगे देखिए 25, व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया दोस्तों डलहौजी के द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्यवगत के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको पता है उस समय जितने राजाओं की अपनी खुद की संतानें नहीं थी, गोद ली हुई संतानें थी, उन सबको क्या बताया डलहौजी ने कि अपने में हम मिला लेंगे। तो डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत लिया था। और डलहौजी के टाइम पे कई चीज़ें हुई थी, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, PWD जिसको आप सुनते हैं आजकल, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी डलहौजी के समय में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो किन के बीच में हुआ दोस्तों? बम्बई और ठाणे के बीच में। अगर पूछे उस समय वाइसरॉय कौन था, तो कौन था? डलहौजी था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल कौन था? वो था डलहौजी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तुरंत किसका नाम आता है दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। कौन भारत का प्रथम वाइसरॉय था? तो कौन भारत का प्रथम वाइसरॉय था? बी, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वाइसरॉय था। आपको पता है 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था। तब तक गवर्नर जनरल होते थे। उसके बाद 1858 में कैनिंग को क्या बना दिया गया? वाइसरॉय बना दिया गया। ठीक है, आगे देख लीजिए। किसका सुमेल सही नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी, व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स की कौन सी थी? रिंग फेंसिंग, यानी कि आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय पे हुई थी? यही आपका आंसर है, क्योंकि किसके समय पे हुई थी? डफरिन के समय पे हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय पे हुई? डफरिन के समय पर। ठीक है,
आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, किसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई? तो किसने करवाई दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना करवाई किस समय? 1872 में। उसके बाद जो आजकल आपकी होती है ना जनगणना हर 10 साल बाद, अगर ये पूछा जाए 10 साल वाली जनगणना किसने शुरू करी, तो रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी 10 साल वाली। 1881 में उन्होंने पहली बार 10 साल वाली कराई थी, उसके बाद 1891 में, और फिर आप देख ही रहे हैं अभी 2011 में आखिरी हमारी जनगणना हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम तीसरी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट में हमें बताइए, लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं इसी तरह के और आपके लिए क्विक रिवीजन वाली प्रैक्टिस सेट ले आऊँगी, टाइम भी कम रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज भी कर लेंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।